आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण अध्याय है अधिगम। तो देखते हैं अधिगम, जिसको इंग्लिश में लर्निंग या सीखना भी कहते हैं। जो अधिगम होता है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है, अतः अधिगम सतत प्रक्रिया होती है, ये जीवन भर तक चलती है। अधिगम किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया होती है। याद रखिएगा, अधिगम को लेकर कुछ परिभाषा दी गई है। आइए हम उस पर जो महत्वपूर्ण परिभाषा है वो देखते हैं। तो पहली परिभाषा है वो गिलफोर्ड ने दी थी कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। मतलब कि जो व्यक्ति अनुभव और अभ्यास के कारण सीखता है वही अधिगम होता है। दूसरी परिभाषा क्रो एंड क्रो ने दी थी कि आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है, क्रो एंड को। तीसरी परिभाषा जो है वो वुडवर्थ ने दी थी। इनके अनुसार नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रिया को अर्जित करने की प्रक्रिया को ही अधिगम कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी। अब बात करते हैं जो गिलफोर्ड ने कहा था कि व्यवहार में परिवर्तन। तो आइए व्यवहार में परिवर्तन कैसे होता है उसको देखते हैं। कि जब कोई बालक किसी गर्म स्टोव को छूता है और उसका हाथ जल जाता है तो वो फिर उस स्टोव को नहीं छूता है, अर्थात उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। जब बालक को हम बार बार पंखा दिखाते हैं और फिर जब पंखे के बारे में पूछते हैं तो पंखे की ओर इशारा कर देता है, ये भी क्या है, अधिगम में परिवर्तन है। नृत्य करना, साइकिल चलाना, कविता दोहराना, ये सारे ही काम अभ्यास से होते हैं और अभ्यास द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो सीखना होता है या अधिगम होता है। व्यवहार में कोई भी परिवर्तन जो अनुभव या अभ्यास के बिना होता है वो अधिगम नहीं होता है। बिना अभ्यास या बिना अनुभव के परिवर्तन अधिगम नहीं होता है। जैसे वृद्धि, परिपक्वता, मादक पदार्थ का सेवन, थकान से होने वाले परिवर्तन सीखना नहीं होता है। आगे बात करते हैं कि अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है, वह निष्पादन से भिन्न होती है। अधिगम के प्रतिमान मॉड्यूल क्या क्या है अधिगम के, वो देखते हैं। कि अधिगम सबसे सरल प्रकार का सीखना जो साहचर्य पर आधारित है अनुबंधन कहलाता है। दो चीजों के मध्य संबंध स्थापित करना ही अधिगम कहलाता है। और इस अनुबंधन को दो भागों में बांटा गया था, प्राचीन अनुबंधन या इसका दूसरा नाम क्रियात्मक अनुबंधन या साधनात्मक अनुबंधन, और जो दूसरा है वो है प्रेक्षणात्मक, संज्ञानात्मक, शाब्दिक वाचन या कौशल अनुबंधन। तो आइए हम इन अनुबंधन को पढ़ते हुए अधिगम के सिद्धांत लेते हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत है वो प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत है। परंपरागत अनुकूलन या संबंध प्रतिक्रिया या अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है। इस सिद्धांत को पावलोव ने दिया था तथा इन्होंने इसका प्रयोग कुत्ते पर किया था। इन्होंने कुत्ते के गले में, कुत्ते के मुंह में जीभ से एक घंटी बांध दी थी तथा घंटी आने पर उसको भोजन दिया जाता था। तो तीन प्रकार के अनुबंधन होते हैं। अनुबंधन के पूर्व जो उद्दीपक की प्रगति थी, मतलब भोजन दिखाया गया, यह स्वाभाविक उद्दीपक था। उस भोजन से लार स्त्रावित हुई, यह भी स्वाभाविक अनुक्रिया थी। जब घंटी की ध्वनि बजाई गई तो तटस्थ उद्दीपक था और जो कुत्ता चौंक गया वो लार की अनुक्रिया नहीं थी। उसके पश्चात अनुबंधन हुआ। अनुबंधन के समय घंटी की ध्वनि सुनाई दी, यह तटस्थ उद्दीपक था। जो भोजन था वो स्वाभाविक उद्दीपक हो गया और जो लार स्त्रावित हुई वो स्वाभाविक अनुक्रिया थी। अनुबंध के पश्चात जब उस घंटी की ध्वनि और भोजन में अनुबंधन हो गया, उनमें संबंध स्थापित हो गया, तो जैसे ही घंटी की ध्वनि बजाई गई यानी अनुबंधित उद्दीपक हुआ और लार स्त्रावित हो गई, ये अनुबंधित अनुक्रिया थी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो भी ले सकते हैं। यह था पावलोव का अनुबंधन का सिद्धांत। आगे बात करते हैं अपन प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, जो कि थॉर्नडाइक ने दिया था। इन्होंने अपना प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया तथा यह प्राचीन अनुबंधन का ही प्रकार है। जो हमने दो प्रकार पढ़े थे अनुबंधन के, तो इन्होंने अधिगम के दो मुख्य नियम दिए, एक था मुख्य नियम, एक था गौण नियम। जो मुख्य नियम थे वो है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। और जो गौण नियम थे वो है बहुप्रतिक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और साहचर्य का नियम। तो यह जो प्रयत्न और भूल का सिद्धांत है वो
आगे चलकर क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को स्पष्ट करता है, जो कि बीएफ स्किनर ने दिया था। तो अगला सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, तथा इसके जनक बीएफ स्किनर थे। इन्होंने अपना प्रयोग चूहों व कबूतरों पर किया तथा यह थार्नडाइक के चयन व संयोजन के सिद्धांत पर ही आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे रेडियो, टीवी, मोबाइल, कैमरा, नैमित्तिक अनुबंधन यानी इंस्ट्रूमेंटल अनुबंधन के आधार पर ही सीखते हैं तथा बच्चे उन्हीं व्यक्तियों से नम्रतापूर्वक बात करते हैं जिनसे वो कुछ पाना चाहते हैं। तो ये तीसरा सिद्धांत था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। आइए अगले बात करते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत अनुक्रिया व्यवहार के परिणाम पर आधारित होती है तथा इन्हें पुनर्बलन कहते हैं। जो पुनर्बलन होता है वो 4 प्रकार का होता है। जो पहला है प्राथमिक, द्वितीयक, धनात्मक और ऋणात्मक। जो प्राथमिक पुनर्बलन होता है वो जैविक पुनर्बलन होता है, जैसे भोजन, पानी, प्यास। जो द्वितीयक पुनर्बलन होता है वो होता है धन देना या उसकी प्रशंसा करना। और जो तीसरा पुनर्बलन है धनात्मक, जिसके परिणाम सुखद होते हैं। और जो चौथा पुनर्बलन होता है वो अप्रिय होता है या दुखद होता है तथा पुनर्बलन के कारण पलायन या परिहार की अनुक्रिया होती है। आइए अगले सिद्धांत की बात करते हैं। गेस्टाल्ट सिद्धांत, जिसको अंतर्दृष्टि सिद्धांत भी कहते हैं या इसका नाम सूझ का सिद्धांत भी है। इसको मैक्स, वर्दीमर, कॉलर व कोफा ने दिया था। ये सारे जर्मन वैज्ञानिक थे। जो गेस्टाल्ट का अर्थ होता है वो होता है समग्र, तथा इन्होंने अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिंपांजी पर किया था। तो इन्होंने बताया कि जो अधिगम है वो धीरे धीरे अभ्यास या प्रयत्न व भूल द्वारा नहीं होता है, बल्कि एकाएक ही अधिगम उत्पन्न होता है, क्योंकि ये सूझ द्वारा होता है। तथा इन्होंने अंतर्दृष्टि को 4-5 भागों में बांट दिया था। तो पहला भाग था लक्ष्य, दूसरा था बाधा, तीसरा था तनाव, चौथा था संगठन और वो 5वां अंतर्दृष्टि का भाग था वो था पुनर्संगठन। इसके आधार पर इन्होंने अंतर्दृष्टि का विभाजन किया था। आइए अगला सिद्धांत देखते हैं, अधिगम प्रतिस्थापन का सिद्धांत, जिसके जनक है एडविन गुथरी। इन्होंने अपना प्रयोग खरगोश पर किया। इन्होंने बताया कि शिक्षक को अधिगम के लिए अनुक्रिया व उत्तेजना के मध्य साहचर्य स्थापित करना चाहिए। मतलब अनुक्रिया व उत्तेजना के मध्य संबंध स्थापित हो जाएगा तो अधिगम आसानी से हो जाएगा। अगला सिद्धांत देखते हैं, उद्देश्यवाद का सिद्धांत। इसके जनक थे टॉलमैन, एडवर्ड टॉलमैन, तथा इस सिद्धांत का दूसरा नाम था संकेत संकेतक अधिगम। इसके अनुसार अधिगम में प्राणी का व्यवहार उद्देश्य पूर्ण होता है, मतलब सीखने पर किसी न किसी उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है तथा बालक को शिक्षा देते समय उसकी आयु व उसका अनुभव का ध्यान रखना चाहिए। अगला सिद्धांत देखते हैं दोस्तों, वो है क्षेत्र सिद्धांत, जिसके जनक है कूट लेविन। इसका दूसरा नाम है प्राकृतिक दशा का सिद्धांत। ये अधिगम में प्रेरणा पर बल देता है। तो अगला सिद्धांत है दोस्तों वो है अन्वेषण का सिद्धांत, और ये ब्रूनर का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसको ब्रूनर ने दिया था। ये प्रेक्षणात्मक अधिगम पर प्रयोग करता है। इनके अनुसार छोटे बालक विवाह, प्रतिभोज, बड़ों की नकल आदि खेल खेलते हैं तथा प्रेक्षण अधिगम के इन्होंने 4 तत्व विभाजित किया था, अवधान, स्मृति, अनुकरण और अभिप्रेरणा। तो ये थे दोस्तों अधिगम के सिद्धांत। अगले वीडियो में हम अधिगम स्थानांतरण पर बात करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।